हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो अंतरिक्ष और आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे जुड़ा हुआ है। क्या परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगी निजी क्षेत्र की एंट्री? ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है क्या उसकी एंट्री इन क्षेत्रों में हो सकती है? जो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सरकार ने अपने अंडर में पूरी तरीके से रखा है, लेकिन अभी जो समय है वो ऐसा आ गया है कि जिसमें अब बार बार ये बात उठ रही है कि प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी यहाँ पर जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। विदेशी देशों में या आप ये कह सकते हैं पश्चिमी देशों में आप ये चीज देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का योगदान सभी क्षेत्रों में वहां पर काफी ज्यादा हद तक देखने को मिलता है। तो भारत में भी इस तरीके की पहल के बारे में बात चल रही है। इसके तार G20 के साथ भी जुड़े हुए हैं। G20 के साथ कैसे? क्योंकि आपको पता है कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है जिसमें कि अभी बैठक 9 और 10 सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली है। तो उसके लिए सभी प्रतिनिधि, सभी जो आपको पता है कि G20 में आपके कितने हैं, 19 देश और साथ में आपका यूरोपियन यूनियन, है ना। इतने लोगों के प्रतिनिधि वहां मौजूद होंगे, है ना। अभी एक और खबर साथ में आ रही थी, EU लिखा, वैसे ही याद आ गया कि अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। अफ्रीकन यूनियन के लिए भी चीजें हैं जो वो सकारात्मक वे में चल रही हैं। देखते हैं क्या होता है। तो जब वो होगा तब उस पर चर्चा करेंगे। खैर, फिलहाल आज के जो टॉपिक है उस पर आते हैं और मैं सबसे पहले आपको न्यूज दिखा देता हूं। न्यूज क्या है कि सेलिंग डाउन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्पेस। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि वाई स्मॉल इज नाउ द न्यू बिग। जो छोटे हैं वो अब क्यों बड़े बनते जा रहे हैं, उसमें उसका मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, परमाणु के क्षेत्र में मैंने कहा तो यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से इसका लेना देना है, और अंतरिक्ष का क्षेत्र मैंने कहा तो इसका मतलब है यहाँ पर SSLV से लेना देना है। आपको पता है कि PSLV, GSLV और एक SSLV होता है। तो यहाँ SSLV को ले के बारे में चर्चा है और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में चर्चा है। क्या होता है ये सब, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किस तरीके से मदद कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो अभी सबसे ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं वो एक तरह से क्या है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। ठीक है, तो उस पर भी एक बड़ी पहल के तौर पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर अपना योगदान कर सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। अगर आप हमारे P2I बैच में अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो 11 सितंबर से, डेट याद रखनी होगी आपको, 11 सितंबर, आज ऑलरेडी 8 हो चुकी है, 9, 10, 11, 3 दिन का समय आपके पास अभी शेष है। सुबह के 8 बजे से ये क्लास होगी, मॉर्निंग वाली वाली सेशन है ये। ठीक है, तो सुबह 8 बजे आपको जुड़ना होगा और डेली बेसिस पर ये क्लास होगी। उसके लिए आपको ये कोर्स परचेज करना होगा। इसकी कीमत 29,999 है। इसके फीचर्स लगभग लगभग आपको पता है कि एक फीस जो मैंने बताई 29,999, ये इसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कोड वहां पर एंटर कर देंगे तभी ये फीस आपको 29,999 हो पाएगी। इसमें प्री से लेके इंटरव्यू तक की हर एक चीज की जिम्मेदारी है जो वो स्टडी IQ लेता है। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा फाउंडेशन करवाया जाएगा और फाउंडेशन में जब उसके बाद प्री आएगा तो स्पेशली प्री पर फोकस करके आपको प्री की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और फिर जब आप प्री पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और उसके बाद रहना, खाना और आपकी किताबें, लाइब्रेरी, A to Z हर एक चीज का जो खर्च है वो स्टडी IQ उठाएगा। उसके लिए आपको कुछ अलग पे नहीं करना है। ये आपको 29,999 का ही वो एक हिस्सा है, मतलब इस कोर्स का ही वो पार्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मैं जो बात कर रहा हूं वो, आज जो मैं बात कर रहा हूं वो दो क्षेत्र की बात कर रहा हूं, एक परमाणु और एक आपका अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने अभी दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मैंने कहा आपसे SMR और एक मैंने कहा आपसे SSLV। ठीक है, जब मैं यहां पर SMR कह रहा हूं तो इसका क्या लिंक है और यहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, SMR का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर।
आपको पता है कि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 10% तक ऊर्जा है, जो ऊर्जा वो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से अर्जित करते हैं। और अगर मैं भारत की बात करता हूं, ये विश्व की बात ये हो गई, और अगर मैं भारत की बात करता हूं, ठीक है, तो भारत लगभग मान लीजिए आप 2 से 2.5%, ठीक है, 2 से 2.5% के आसपास ऊर्जा है जो वो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकालते हैं। अब आज की डेट में हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो है भाई आपका तेल, आपका कोयला। ऊर्जा के उत्पादन की बात करो, ऊर्जा के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर कोयला हो गया, गैस हो गया, ठीक है, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी सबसे बड़ी समस्या है कार्बन का उत्सर्जन, है ना? क्या? कार्बन का उत्सर्जन। क्योंकि यहां से ये इनका इस्तेमाल करने से जो एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वो कार्बन का बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, है ना? तो लिंक को समझिएगा, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग आपस से जुड़ जाती है। मैंने आपको घुमा फिरा करके किस जगह पर मैं लेके आया? जो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये एक समस्या है। इसके अलावा ऊर्जा की हमें जरूरत है, तो विकास तो करना होगा। मतलब मामला फंसा हुआ है, विकास करना है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। जलवायु, अगर इन चीजों से विकास करते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की ओर लेके जा रहा है। तो क्या रास्ते निकालें? तो उसके लिए कुछ रास्ते जो निकाले हैं, उसमें से एक रास्ता आपका एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का है। यहां पर अगर आप, यहां पर मैंने आपको बताया कि कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से आप समझते हैं ना, मतलब मेरे कहने का कि देखिए, ये आपकी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से यहाँ से शॉर्ट वेव्स आई और लॉन्ग वेव्स की वे में जाती हैं, ठीक। और फिर होता क्या है कि बीच में आपके क्या है? एटमॉस्फेयर है, मतलब वातावरण है, पर्यावरण है, जिसमें कि क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं। वो गैस क्या करती हैं? ये जो हीट है, इसको क्या है? इससे टकराती हैं और यहाँ पर रुक जाती हैं, और यहाँ पर हमारा रहने योग्य वातावरण बन जाता है। एटमॉस्फेयर है जो हमारा रहने योग्य बन जाता है, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ पर से जितनी हीट है वो सारी की सारी निकल जाए, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। या ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पर सारी की सारी ट्रैप हो जाए, रुक जाए, तो ये इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो भी नहीं रह पाएंगे। तो अभी जो स्थिति हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो यहाँ पर क्या करती हैं? इनको रोकती हैं। और जब वो इसको रोकती हैं, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर हीट ट्रैप हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। तो इसके समाधान के रूप में यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक काम आ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी, देखिए, मैंने आपको इसका एक लिंक इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। किसके साथ जोड़ दिया? जलवायु परिवर्तन के साथ, यानी कि क्लाइमेट चेंज के साथ। दूसरी बात यहाँ पर जो एक चिंता रहती है, वो क्या रहती है कि भाई एक यूरेनियम 235, ठीक है, इससे हम ऊर्जा बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन कहीं इसकी आड़ में बॉम्ब भी तो नहीं बनाया जा रहा? न्यूक्लियर बॉम्ब भी तो बनाया जा सकता है। बस बॉम्ब में और इसमें अंतर जो होता है, वो होता है किस चीज का अंतर? आपके एनरिचमेंट का अंतर, है ना, एनरिचमेंट का, ठीक है। यूरेनियम 235 है जो, वो 10% तक एनरिच है, और 10% चाहिए होता है हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। जैसे ही आप यूरेनियम 239 की बात करते हैं, तो वो फिर वहां वो ज्यादा एनरिच्ड है, और ज्यादा एनरिच्ड होते ही क्या होता है? वहां से बम भी बनाया जा सकता है, जो कि फिर आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, जो एजेंसी, सॉरी, ठीक है, ये इसकी निगरानी वो ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कर रहा। ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर जो है, हमें हमेशा एक डर बना रहता है, एजेंसियों को हमेशा डर बना रहता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रखे हैं देशों ने अपने पास, वो देश कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि साथ में बॉम्ब भी बनाए, तो उसके लिए अलग निगरानी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज का खतरा हमेशा बना रहता है। इसको रोकने के लिए आप कह सकते हैं कि इसको रोकने के लिए एसएमआर है जो, वो एक बढ़िया रोल प्ले कर सकता है ना।
एसएमआर एक अच्छा रोल अदा कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि एसएमआर में जो क्षमता है वो इस यूरेनियम 235 की ही है ना। इसमें आपका बॉम्ब जैसी चीजें हो ही नहीं सकती। तो अगर कोई एसएमआर लगा रहा है, अपने आप प्लांट लगाता है एसएमआर वाले, तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो? ऊर्जा में ही कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, तो निगरानी वाली और टेंशन वाली कोई बात ही नहीं रही। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा में ही हो पाएगा अगर ये लगाए जाते हैं तो। दूसरा, फेल होने के भी चांसेस बहुत कम है। तीसरा पॉइंट आप ये भी समझ लीजिए, इसमें फेल होने के भी चांसेस कम है ना। क्योंकि अगर आप फोटो देखेंगे, ये वाली फोटो आप देखिए, ये वाली है ना, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये क्या है? कोर है। तो आप इसको फ्यूज की तरह मानिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वाला पोर्शन खराब होता है, फिर वापस से उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा प्लांट ही है जो उसमें समस्या आ गई। ठीक, तो ये इसके अलावा लागत वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, लागत वाली बात, पैसा है जो वो, तो पैसा भी इसमें कम खर्च होता है, कम खर्च होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक समाधान के रूप में सामने आ रही हैं। उसी तरह अगर हम अंतरिक्ष के मामले में बात करें, ये तो परमाणु के बारे में हुई बात, अगर हम अंतरिक्ष के मामले में बात करते हैं, अगर हम अंतरिक्ष के मामले में बात करें तो देखिए, आपको पता है कि भारत ने बहुत तेजी से विकास कर किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि चंद्रयान है जो वो लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। और उसके बाद आदित्य L1 है जो वो लॉन्च किया गया। ठीक है, आदित्य L1 इसको भी लॉन्च किया गया। तो भारत तेजी के साथ इसमें बढ़ रहा है आगे, और भारत ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। क्या प्रूफ कर दिया है आप बताइए? ये तो आप मेरे साथ साथ बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब ये गौरवशाली दिन आया और हम सब आप साथ में जुड़े और मैं आपके साथ रूबरू हुआ, तो उस वक्त मुझे जो पता चला वो ये था कि आप लोगों की यहाँ पर भी रुचि उतनी ही ज्यादा हो रही है, अच्छी है, जितनी आपके दूसरे सेक्टर में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा यूथ है वो स्पेस या अंतरिक्ष के मामले में अपनी रुचि दिखा रहा है। ठीक है, तो भारत ने प्रूफ किया है कि भाई हम कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। कम खर्च में ये सारी चीजें हम लॉन्च कर सकते हैं, मतलब विश्व स्तर में हम एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं इसमें, और ये हमने कई बार प्रूफ करके भी दिखाया है। अगर मैं एम की बात करूं तो यहां पर देखिए, एम की बात करें, अगर इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सरकार इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश करने के मूड में है। ठीक है, निवेश बढ़ाने के मूड में, निवेश, इन्वेस्टमेंट है ना। और इसके अलावा अगर लक्ष्य की बात करेंगे तो अगले दशक तक यहां पर भारत अपना योगदान है जो वो 5 गुना तक बढ़ाने के मूड में है। 5 गुना, ठीक है, 5 गुना योगदान है जो वो बढ़ाने के मूड में। इसके लिए सरकार ने, देखिए 3 होती है, एक आपकी GSLV होता है, एक आपका PSLV होता है, और एक आपका SSLV है ना। इस SSLV की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपका कहाँ? लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट है जो उसमें स्थापित किया जाता है, उस कक्षा में ये रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि ये क्या है, डिस्टेंस से है इसका लेना देना। ठीक है, कक्षा जो होती है, हम अगर सैटेलाइट क्या चीज है? जो एक अपने ऑर्बिट में अपनी ही कक्षा में घूमती रहती है। ठीक है, तो अगर हम हाई की बात करें, ठीक है, तो हाई अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा ऊपर है। और यहाँ पे कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? आपकी जो कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन वाली जो सैटेलाइट होती हैं वो हाई अर्थ ऑर्बिट में स्थापित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी मौसम के बारे में जानकारी देने वाली है वो सब भी यहाँ पर ही स्थापित होती हैं। मिड वाले में कौन सी होती है? जो आपकी नेविगेशनल सैटेलाइट होती है, GPS वगैरह जिससे हमें पता चलता है, नेविगेशनल वाली है ना, नेविगेशनल सैटेलाइट हैं जो वो मिड ऑर्बिट में स्थापित होती हैं। इसके अलावा लो में कौन सी? साइंटिफिक रिसर्च वाली लो अर्थ ऑर्बिट होती है, जो उसमें क्या है, ऐसे मान लीजिए ये अर्थ है आपकी और ये ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो गया आपका लो वाला, और ये हो गया आपका मिड वाला,
और यहाँ पर जो स्थापित होगी इस जगह पर ये हो गया हाई वाला, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च, जिनकी रिसर्च वगैरह के जो काम कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, वो सब होंगी आपकी लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो आपकी SSLV है ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही स्थापित होती है। ठीक है, वो उतना ही होती है, 500 से 700 kg का तक का जो पेलोड है ये अपने साथ ले जा सकती है। ठीक है, सॉलिड 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम होता है इसमें, 3 स्टेज और सॉलिड। ठीक है, 3 स्टेज, वो भी सॉलिड। सॉलिड प्रोपल्शन मतलब समझते हैं ना क्या? देखिए ऐसे समझ लीजिए, GSLV और PSLV और SSLV में कई बार आप लोगों को होता है कि इनमें अंतर क्या है, मेन अंतर क्या है इसमें, तो आप इसको पेलोड से समझिए। ज्यादा कैपेसिटी है जिसकी ले जाने की, सबसे ज्यादा कैपेसिटी है GSLV की, उसके बाद PSLV की, और उसके सबसे कम किसकी है? SSLV की, है ना, छोटे होते हैं ये। और आपका जो एक तो ये आपने अंतर समझा कि कैपेसिटी ले जाने की पेलोड को, उसके अलावा दूसरा एक जो मेन चीज आप ये भी समझिए कि इसमें जो आपके फ्यूल हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है? सॉलिड, दूसरे में आपका लिक्विड, और तीसरे में आपका क्या होता है? क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, क्रायोजेनिक। ठीक है, इसलिए ही ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसी का था वो आपका जो ये जो चंद्रयान जिसमें गया है, ये आपका इसी का एक वर्जन है, MK3 करके, है ना, इसको बाहुबली भी कहा जाता है, उससे गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका जो PSLV है इसमें 4 स्टेज होता है, लेकिन इसमें 2 सॉलिड होते हैं और 2 आपके लिक्विड होते हैं, 2 लिक्विड होते हैं। ठीक है, लिक्विड है मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग क्रायोजेनिक, उससे उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड। ठीक है, इसमें तीनों जो होंगे वो कौन से होंगे? सॉलिड होंगे। ठीक, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको अंतर ये चीज महसूस हो रही होगी कि क्या बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें, है ना, हम कह देते हैं लेकिन बेसिक डिफरेंस इसमें ये है। ठीक है, तो अब आप जब दोनों चीजों को समझ चुके हैं तो अब आपको जो दिमाग में आ रहा है वो ये है कि भाई यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाला क्या पार्ट है। तो देखिए, आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्र, भारत में, तो भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मामला है वो बहुत बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब 0.7% ऑफ GDP का 0.7% ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर पाते हैं। और ये ऐसे फील्ड हैं, ये ऐसे फील्ड हैं जो आपका अंतरिक्ष वाला और जो परमाणु वाला है, ये ऐसे फील्ड हैं जिसमें हम बहुत तेजी से विकास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है ना, हमें हमारे फंड को बढ़ाने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें हमारे बजट को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज एक और भी है जिसका हम जो दूसरे विदेशी या पश्चिमी देशों में हो रही है उसको हम अपने यहाँ भी अपना सकते हैं, वो है निजी क्षेत्र। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है जो, वो उसके पास क्या क्षमता है? किस चीज की? आपके पास तकनीक की क्षमता है ना, और आपके पास क्या है? फंड की भी क्षमता है। तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर के को अलाउ करते हैं इस फील्ड में, है ना, तो उससे क्या है कि यहाँ पर रिसर्च है जो उसमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, रिसर्च में बढ़ावा मिलेगा और जिससे कि ग्रोथ होने के यानी कि विकास के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चर्चा में काफी दिनों से चल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के कयास इसमें लगाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में। हाँ, जो नेगेटिव फील्ड है वो ये नेगेटिव चीज आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामले हैं। मतलब आप अंतरिक्ष का मामला या परमाणु वाला ले लें तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान रखना होगा, जैसे कि निगरानी, है ना, निगरानी। निगरानी वाला जो पार्ट है ये ऐसा है कि इसको सरकार को अपने अंडर में रखना होगा। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री है जो वो एक सीमित दायरे तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हर जगह पर अधिकार मिल गए, उसको एक सीमा तक रखना होगा। और निगरानी वाला काम है जो वो सरकार को अपने पास रखना होगा, ताकि कहीं कोई समस्या वाली चीज ना हो। जो हमारा जो लक्ष्य है वो हम इसको विकास के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब हम अपने प्राइवेट सेक्टर के लिए इसलिए ओपन कर रहे हैं ताकि हमारा जो इस क्षेत्र का विकास है वो तेजी से बढ़े, तो वो सिर्फ उसी तक ही सीमित रहे। ऐसा ना हो
कि वहां पर अकाउंटेबिलिटी का इशू यानी कि जवाबदेही का इशू क्रिएट हो। ठीक है, तो वो चीज है कि निगरानी वाले मामले में सरकार को कुछ इस तरीके के नियम बनाने होंगे जिसमें कि एक लिमिट डिसाइड होनी चाहिए कि यहाँ तक ही प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होनी चाहिए, एकदम से सारा कुछ नहीं ओपन करना होगा। ठीक है, तो एक ये खबर है। इसके अलावा G20 है ना, आपको पता है कि G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं और हम अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम उठा सकते हैं, है ना, क्योंकि विकास के मामले में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लस दूसरा, आपको पता है कि विश्व स्तर पर जो ये सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का जो सॉल्यूशन यहाँ से मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन वाले जो चीजें हैं उसको ये टैकल कर रहा है। तो ये समस्या किस चीज की है? ये तो पूरे विश्व की समस्या है इस वक्त की। ठीक है, तो G20 पर इस मुद्दे पर बात की जा सकती है, इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और इसके लिए सॉल्यूशंस है जो उसके लिए सॉल्यूशन भी वहां पर लाए जा सकते हैं, इवन बात भी की जा सकती है। सभी का सहयोग चाहिए होगा इसमें, है ना। सहयोग किस में? आपका तकनीक वाले मामले में, और दूसरा आपका जो फंड है पैसे वाले मामले में, है ना, ताकि इस क्षेत्र में विकास किया जा सके। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। और अभी ये हाल ही में न्यूज़ भी में भी बनी हुई है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी कि नहीं होगी, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का क्या योगदान हो सकता है, और आपके SSLVs का क्या योगदान हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जुड़ जाइए, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।